नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए अमेरिका की शरण में गया था पाकिस्तान। की थी 60 बैठकें, कॉल ईमेल के साथ साथ अमेरिकी रिपोर्ट से हुए कई बड़े बड़े खुलासे। वेनेजुएला की विपक्षी नेता वापसी को बेकरार, ट्रंप ने किया जल्दी चुनाव से इनकार, तो उधर मादुरो की न्यूयॉर्क कोर्ट में हुई पेशी। एसआईआर को लेकर टीएमसी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। बंगाल में एसआईआर पर रोक लगाने की मांग। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, जरूरत पड़ने पर खुद पैरवी करूंगी। तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार। मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई डीएमके सरकार को फटकार, याचिका हुई खारिज। जेएनयू में पीएम मोदी और शाह के खिलाफ कब्र खुदेगी जैसे भड़काऊ नारों पर सियासी बवाल। बीजेपी आग बबूला तो कांग्रेस कर रही बचाव। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात डरपोक पाकिस्तान पर बड़े खुलासे की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त कूटनीतिक और राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की थी। अब इस बात की पुष्टि अमेरिकी सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों से हुई है, जो हाल ही में सार्वजनिक किए गए हैं। इन फाइलों से साफ पता चला है कि मई 2025 में भारत की सैन्य कार्रवाई को रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने वाशिंगटन में व्यापक स्तर पर लॉबिंग अभियान चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से लेकर सीजफायर के लागू होने तक पाकिस्तानी राजदूत और डिफेंस अटैची ने अमेरिकी कांग्रेस, पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट और बड़े मीडिया हाउस से 50 से ज्यादा मीटिंग्स की मांग की। ईमेल, फोन कॉल और पर्सनली मीटिंग्स के जरिए ये कोशिशें की गई। पाकिस्तान चाहता था कि अमेरिका हस्तक्षेप करे और भारत की सैन्य कार्रवाई को किसी तरह से रोक दे। सर, जो ये अमेरिका की रिपोर्ट सामने आई है, उससे तो मुनीर पूरी तरह से फंस गए हैं। देखिए, ये लोग का चरित्र ही बहुत ही डबल स्पीक वाला है जी। पहलगाम में हमला होता है और ये भागते हैं अमेरिका। $5 मिलियन जो है खर्च करते हैं, हायर करते हैं, और किसी तरीके से ये उसका पूरा फोकस ये था कि हिंदुस्तान को रोक लीजिए। और तब तक ये मीटिंग्स और ये सारी चीजें हुई जब तक सीज फायर नहीं हुआ। 50 से ज्यादा मीटिंग, पेंटागन में मीटिंग, व्हाइट हाउस में मीटिंग, जर्नलिस्टों को हायर किया गया। वो क्या, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत सारे लोग इंडिया के खिलाफ लिख रहे थे। ये सब पाकिस्तानी पैसे का कमाल। और हिंदुस्तान में मूर्ख जर्नलिस्टों का भी एक फौज है ना, उधर से कुछ छपता था, यहां सवाल कर लेते थे। यहां नेताओं में भी मूर्खों का एक पूरा एक गैंग बैठा हुआ है। उधर से अमेरिका कहता था कि भाई इतने राफेल गिर गए, तो यहां पूछ रहे राफेल कितने गिर गए। अब समझ में आ रहा है कि वो सारा लॉबी के द्वारा खरीदा गया ये सब प्रोपेगेंडा प्रपंच था। कैसे ये खुलासा हुआ? न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरी रिपोर्ट दी है, क्योंकि अब एयर एंड हो गया तो हर कंपनी, यहां दलाली जो है इलीगल है। अमेरिका ऐसा मुल्क है जहां दलाली जो है लीगल है, कंपनी लॉबी कहती है उसको। तो इन्होंने अपना अपना फाइल किया कि साल भर क्या किए, कहां कहां से पैसा आया। उसी से मालूम चल रहा है कि अचानक से यहां पहलगाम के बाद 3-fold जो है बढ़ोतरी हुई, और उसके आगे लिखा हुआ कि भाई ऑनगोइंग पाकिस्तान रिप्रेजेंटेशन, हर जगह कि ये पैसा इस वजह से आया, इस वजह से आया, इस वजह से आया। और उसमें कुछ लॉबिस्ट वैसे थे जिनका रिश्ता ट्रंप के परिवार, ट्रंप के पुराने जिसमें राष्ट्रपति थे, तो उनका जो सिक्योरिटी चीफ होता था, उसने भी एक लॉबिंग फर्म खोल रखी है। तो उसके साथ मिलके तो ये जीते कहां? ये डर डर करके, कांपते कांपते हिंदुस्तान से डर के भागा मुनीर अमेरिका के बचा लो। तो अब किस बात के तुम फील्ड मार्शल? अब इस रिपोर्ट का इंपैक्ट हिंदुस्तान पे तो नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान में अब जर्नलिस्ट लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि आप तो कह रहे थे कि फतह हासिल कर ली, ये तो कायरों वाला आप काम कर रहे थे, उधर बवाल नहीं मचा, आप सीधे ट्रंप के पैरों में जा गिरे।
जी, तो इस रिपोर्ट के जरिए आसिम मुनीर का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। तो वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश किया गया। उन्होंने अदालत में खुद पर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। मादुरो ने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, वो सभ्य व्यक्ति है। कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हुई। अगली सुनवाई अब 17 मार्च को होगी। तो वहीं विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि वेनेजुएला अब अमेरिका का मुख्य सहयोगी और ऊर्जा केंद्र बनेगा। साथ ही वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका के साथ संबंध सुधारने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं और दोनों देशों के बीच संतुलित और सम्मानजनक रिश्ते बनाना प्राथमिकता है। तो उधर ट्रंप ने साफ कहा कि वेनेजुएला में अगले 30 दिनों के भीतर चुनाव नहीं होंगे। सिर्फ चुनाव कराने की मांग भी हो रही है, कुछ लोग खुश भी हैं। अंदर क्या कुछ चल रहा है वेनेजुएला में? देखिए, वेनेजुएला में वही चल रहा है कि जो और भी देशों में जो रिजीम चेंज जो अमेरिका करता है वही। ये मचाडो वही है जिनको अभी पीस प्राइज मिला है। और जब पीस प्राइज मिला तो उन्होंने धन्यवाद दिया था किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हमें मिल गया। अब राष्ट्रपति के रेस में है, सरकार ये लोग चलाएंगे। मतलब एक कठपुतली की सरकार वहां पे बनेगी। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान जो है बिल्कुल साफ हो गया। वेनेजुएला से चीन को भगाना था तो आपने अटैक करके वहां पे सरकार बदल दी और अब वहां से चीन आउट और यूएसए इन। अब बहुत सारी बातें हो रही है। आज कुछ खबरों में कुछ आर्टिकल्स, कुछ ओपिनियन लिखे गए जो हमने कल बताया था कि कैसे हिंदुस्तान में वहाँ पे जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उससे भारत को कई सारे फायदे होने वाले हैं। लेकिन मसला सिर्फ वेनेजुएला का नहीं है, पूरी दुनिया अब इस बात को लेकर के परेशान है कि ये काम तो फिर कहीं भी हो सकता है। और मार्को रूबियो ने सामने आकर के क्या कह दिया? पत्रकारों ने पूछा कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल बोले कि वी डोंट केयर व्हाट यूएन से। यूएन को जो कहना है, बकवास करना है, करने दीजिए। तो एक नए किस्म की कूटनीति और विदेश नीति अमेरिका की वो सामने तो आ ही रही है। लेकिन सबसे चिंताजनक चीन के लिए कि चीन के दोस्तों को तो अब ये लग रहा होगा कि भाई एक तो वो गया, अब 1-2 दिन के अंदर में ईरान भी जाएगा। तो चीन के ऊपर भरोसा कैसे किया जाए पूरी दुनिया में, अब इस बात की चर्चा हो रही है। जी, अब बात चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की बौखलाहट की। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी और संवैधानिक विवाद गहराता जा रहा है। अब तृणमूल कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें पार्टी ने आरोप लगाया कि बिना किसी नोटिस के ही 58 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल एसआईआर पर रोक लगाने की मांग की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठा चुकी हैं। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 3 पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया में खामियां और असमानताओं का जिक्र किया। लेकिन अब पार्टी ने कानूनी उपाय अपनाया है। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं एक वकील हूं, जरूरत पड़ने पर मैं खुद पैरवी करूंगी। सर, टीएमसी पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट, क्या उम्मीद जता रही है टीएमसी, क्या उनको राहत मिलेगी? देखिए, मुझे तो बड़ा उम्मीद है कि ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट जाए, खुद वो लड़े। पश्चिम बंगाल के सारे केसेस वो खुद लड़े। कम से कम पश्चिम बंगाल के खजाने का पैसा बचेगा। ये जो कपिल सिब्बल, मनोज सिंघवी को लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपए जो दिए जाते हैं वो बचेगा। भाई क्यों आप गई हैं? आप इसलिए गई हैं कि 58 लाख ये जो नाम हटाए गए हैं वो आर्बिट्ररी है, कानून का उल्लंघन है। भाई कैसे है? मरे हुए को नोटिस दिया जाए। इसमें वो कह रही कि मेरा नोटिस दिए हुए बिना सामने, अरे भाई फॉर्म आया ही नहीं तो किसको नोटिस दिया जाए? जो चुनाव, पिछली बार जो चुनाव हुए, जितने वोट्स हैं और अभी जितने फॉर्म्स आए उसमें से 58 लाख कम आ रहे हैं क्योंकि लोग माइग्रेट कर गए, कोई वहां पे है नहीं। बीएलओ गए वहां पे, वहां मालूम चला कि नहीं ये तो चले गए हैं, तो नाम ऑटोमेटिकली कट गया। अब इसके लिए इनविटेशन छापना पड़ेगा, अखबार में छापना पड़ेगा कि भाई इतने लोग मारे गए, इतने लोग जो है वो अलग जगह चले गए, इतने लोग माइग्रेट कर गए, इतनी बच्चियों की शादी होकर के वो अपने ससुराल में चली गई। तो ये बेसिकली दिक्कत क्या है ममता बनर्जी कि ये 58 लाख की बात नहीं है।
ममता बनर्जी सारी चीज़ों को डिले करना चाह रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट जाकर के आप जो है वहाँ पे फैसला आपके पक्ष में आएगा, वैसे भी नहीं तो आप फिर सड़कों पे आकर के हंगामा। तो कई सारी चीज़ों के उलझन में उलझी हुई है ममता। साफ साफ उनको नज़र आ रहा है कि ये जो 58 लाख तो गया, अभी 1,36,00,000 नाम और वो सस्पिशियस लिस्ट में जो डाला हुआ है उससे भी अगर लोगों के नाम कटे तो चुनाव जीतना नामुमकिन हो जाएगा। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। तमिलनाडु की डीएमके सरकार को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने तिरुवम परनकुंद्रम पहाड़ियों पर स्थित दरगाह के पास पत्थर के स्तंभ पर दीप प्रज्वलन की अनुमति से जुड़े मामले में सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने उस आदेश को सही माना जिसमें तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ियों पर दरगाह के पास बने पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने को कहा गया था। अदालत ने साफ कहा कि राज्य सरकार और दरगाह की ओर से ऐसा कोई मजबूत सबूत पेश नहीं किया गया जिसमें यह साबित हो सके कि किसी भी आगम शास्त्र में वहां दीप जलाने पर रोक है। डीएमके सरकार को फटकार लगाते हुए अदालत ने यह उम्मीद भी जताई कि कोई भी सरकार किसी राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा नहीं करेगी। सर, सनातन को लेकर तो हमेशा डीएमके की सरकार राजनीति करती है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ और कितना बड़ा झटका लगा? देखिए, बहुत बड़ा झटका है। ये तिरुपुरनकुंद्रम पहाड़ी जो है उसके ठीक नीचे मंदिर भी है और ऊपर एक शिलालेख भी है, पिलर। अब वहां पे दीपोत्सव का काम होता है, दीप जलाने का काम होता है और दिसंबर महीने में होता है, कार्तिक मास में होता है। अब वहां पे वो अयप्पा टेम्पल है, वहां पे बहुत महत्वपूर्ण, ये वही जगह है जहां मुसलमानों ने उस पहाड़ी के ऊपर बना दिया एक दरगाह। और आपको याद होगा कि तमिलनाडु में एक एंशिएंट टेम्पल में दरगाह बना करके वक्फ बोर्ड ने कहा था कि वो पूरा हमारा जमीन है। तो इन लोगों ने भी कहा कि भाई नहीं, तो आप सबूत दे नहीं पाए, आपका कुछ है नहीं वहां पे। तो हिंदुओं ने कहा कि वो दीप जलाने का जो कार्यक्रम है वो हम ऊपर करेंगे, तो वहां मना कर दिया गया। लोग कोर्ट गए तो जज साहब ने हिंदुओं के फेवर में फैसला सुना दिया। तो जिस जज ने फैसला सुनाया उसके खिलाफ ये दिल्ली के अंदर उनको जो है महाभियोग लाना, इम्पीचमेंट की बात हो गई थी। हालांकि वो गिर गया। ये इंडी गठबंधन ने, ये राहुल गांधी, अब तो पता नहीं कौन कौन सा धर्म ये लोग मानने वाले हो गए, गांधी परिवार, ये जो अपने आप को यादव है लेकिन हिंदू नहीं है, आया समाजवादी पार्टी का एक बयान। तो ये लोग, इन लोगों ने बकायदा इंपीचमेंट लाने का फैसला कर दिया और उधर ये हाईकोर्ट में ही अपील में चले गए। तो अब दो जजेस वाले बेंच के सामने पेश किया गया तो आज उसका फैसला आया है। और फैसला में क्या कहा गया है मालूम है? कि राजनीतिक के आधार पे, पॉलिटिक्स के आधार पे आप इस तरह का फैसला नहीं ले सकते। और वो कहते हैं ना कि दुम टेढ़ी की टेढ़ी होती है कुछ लोगों की, वो अभी तक हाईकोर्ट के फैसले को वो कह रहे हैं कि अभी तक हम उसको लागू नहीं करेंगे, अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये अधर्मी लोग हैं। ये सनातन के विरोध में, मुस्लिम वोट के चक्कर में, मैं बार बार कहता हूं कि ये लोग चौराहे पे कथक करने लग जाएंगे अगर मुस्लिम वोट के लिए उनको ये करना पड़े। तो ये लोग हिंदू के नाम पे कलंक है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कब्र खुदेगी जैसे आपत्तिजनक नारे लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और शर्जिल इमान की जमानत याचिका खारिज होने के बाद साबरमती हॉस्टल के बाहर ये प्रदर्शन किया गया। जानकारी के मुताबिक ये प्रदर्शन जेएनयू छात्र संघ की तरफ से आयोजित किया गया था। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने प्रदर्शन की भाषा को अभद्र बताते हुए इसे अलगाववादी सोच करार दिया। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रदर्शन का बचाव करते हुए कहा कि ये विरोध करने का एक तरीका है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सर, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाया, लेकिन मोदी और शाह के खिलाफ इस तरह की गंदी भद्दी नारेबाजी क्यों? भाई, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट को भी गालियां देंगे? उनको कौन रोकेगा? और ये साबरमती हॉस्टल नहीं, उसके सामने एक जगह है, इन लोगों ने नाम रखा हुआ है गुरिल्ला कॉर्नर।
वहां पे ये डफली बजा रहे थे लेफ्ट वाले। और मैं तो टीवी चैनलों की मूर्खता के ऊपर मैं उनके सामने बस नतमस्तक हूं। कहां कहां से बड़े बड़े सब पैदा हो गए हैं आजकल। ये कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे? छात्र हैं, ये जेएनयू है, और ये सब आतंकवादी हैं। ये कौन है? डीएसएफ, ये एसएफआई, आयसा। भाई डीएसएफ का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि ये जो उमर खालिद था, ये किस ऑर्गेनाइजेशन से था? डीएसयू। डीएसयू कौन है? तो डीएसयू माओइस्ट जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्टूडेंट विंग है। तो वो तो माओइस्ट है, वो तो ऑलरेडी टेररिस्ट है। और देखिए सारे जगह पे चल रहा है कि ये वो, देखिए जेएनयू के अंदर इस तरह के पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को आप तो स्टूडेंट कहना बंद कर दीजिए। ये ठीक वैसा ही प्रपंच है। ये जो हादी, ये बांग्लादेश में हादी मारा गया ना, वो इस्लामिस्ट जिहादी है, स्टूडेंट लीडर। आपको मालूम है कि वो जिहादी, ये आतंकी हादी, वो ढाका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, वो पढ़ाता था। लेकिन प्रोपेगेंडा ऐसा, आप देखिए हर कोई कहेगा छात्र नेता हादी मारा गया, छात्र नेता हादी, छात्र आंदोलन। तो ये प्रोपेगेंडा का एक बहुत क्लासिकल, ये लोग देखिए, ये लोग वायरस है। दे आर लाइक कम्युनिस्ट ज़ॉम्बीज। इनका इलाज कुछ और नहीं है। अमित शाह ही इसका इलाज सही तरीके से जानते हैं। वो इलाज जो इन लोगों के आका जो जंगल में बैठ करके ये गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं ना, जो आजकल इलाज चल रहा है इन लोगों का, यही इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।